हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की एनसीईआरटी बुक जो जियोग्राफी भूगोल है उसके चैप्टर 5 पार्ट 5 में जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उनको पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे उनके प्रश्नोत्तरों को। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इस पार्ट की डिटेल में वर्णन जो किया गया है, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत विवरण जो है उसका ऑलरेडी एक वीडियो डाली जा चुकी है। यदि आप उसको ना देखो तो देख लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसकी लिंक मिल जाएगी और ऊपर आई बटन में भी इस पार्ट की लिंक डली रहेगी। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की एनसीईआरटी भूगोल का पाठ 5 के प्राथमिक क्रियाएं के प्रश्नोत्तर। तो देखिए, पहला प्रश्न, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। पहला, इसमें निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है? कॉफी, गन्ना, गेहूं, रबड़। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गेहूं जो है एक रोपड़ नहीं है, इसका रोपा नहीं जा सकता, ये बोया जाता है। ओके। दूसरा है, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? क्या रूस में, क्या डेनमार्क में, क्या भारत में, क्या नीदरलैंड में? तो इसका जो सफल परीक्षण कहाँ किया गया? डेनमार्क में। फूलों की कृषि कहलाती है, कौन सी कृषि कहलाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो ट्रंक फार्मिंग, कारखाना कृषि, मिश्रित कृषि, पुष्पोत्पादन। तो इसका क्या हो जाएगा? पुष्पोत्पादन। चौथा, जिसमें है, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है? कोलखोज, अंगूरोत्पादन, मिश्रित कृषि और रोपड़ कृषि। तो जिसका उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? रोपड़ कृषि। निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती? अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी क्षेत्र, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र, यूरोपीय स्टेपीज क्षेत्र, अमेजन बेसिन। तो जो इसका उत्तर होगा अमेजन बेसिन। ओके। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? बाजारी सब्जी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, रोपड़ कृषि, सहकारी कृषि। तो जो होगा इसका उत्तर होगा भूमध्य सागरीय कृषि। ओके। निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि। तो इसका जो होगा उत्तर आदिकालीन निर्वाह कृषि। सॉरी। निम्न से कौन सी एकल कृषि नहीं है? डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपड़ कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि। तो जिसका उत्तर होगा वो क्या होगा? मिश्रित कृषि। अब देखते हैं कुछ प्रश्न। निम्न प्रश्नों के सबका 30 शब्दों में उत्तर दीजिए। पहला है, जिसमें स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचन कीजिए। तो स्थानांतरित कृषि पहले जान लीजिए। स्थानांतरित कृषि में भूमि की उर्वरता समाप्त होते ही उसे खोदना पड़ता है और दूसरी भूमि के टुकड़े की वनस्पति को काट कर और जलाकर साफ करना पड़ता है। इसमें भूमि और पर्यावरण दोनों को हानि होती है। दूसरी तरफ जिन क्षेत्रों में कृषि का यह आदिम रूप प्रचलित है, वे लोगों की आधुनिक प्रौद्योगिकी से परिचित होने लगे हैं। अतः इस प्रकार स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है। स्वाभाविक है, इससे पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचती है। वनस्पतियां जंगल साफ करके कृषि की जाती है, फिर छोड़ करके चले जाते हैं कहीं किसी दूसरे स्थान में। तो ये स्थानांतरित कृषि होती रहती है, जिससे क्या पर्यावरण को सबसे ज़्यादा हानि पर्यावरण को। तो इस वजह से इसका भविष्य अच्छा नहीं। लोग जागरूक होते जा रहे हैं और इसको बंद कर देंगे। दूसरा जो प्रश्न है, बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है? बाजारी सब्जी कृषि जिसमें फल, सब्जियां और पुष्प उगाए जाते हैं की मांग व खपत नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। ऊंची आय वाले उपभोक्ता नगरीय केंद्रों में रहते हैं, जहां इन उत्पादों को अच्छी कीमत मिल जाती है। कृषि के इस रूप में गहन श्रम तथा
अधिक पूंजी की जरूरत होती है, जिसको पूरा करने के लिए उच्च आय वाले उपभोक्ता ही कर पाते हैं। अतः यह कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही की जाती है। ओके, अगला प्रश्न जो है, विस्तृत पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के साधनों एवं प्रशीतकों के विकास के बाद ही क्यों संभव हो सका है? डेयरी कृषि में बड़े पैमाने पर दुधारू पशुओं को वैज्ञानिक विधि से पाला जाता है। दूध या दुग्ध उत्पाद जल्दी खराब होने वाले पदार्थ होते हैं, अतः इन्हें समय पर उपभोक्ताओं तक पहुंचाना होता है। जो विकसित यातायात के साधनों एवं प्रशीतों का उपयोग करने व पाश्चुरीकरण की सुविधाओं के प्रचलन के बाद या पश्चात दोनों ही के यहाँ पे गलत लिखा गया है, बाद ही इस कृषि का विकास तेजी से हुआ है। इन साधनों ने इस कृषि के विस्तृत पैमाने पर विकास में भी सहायता की है, इसलिए डेयरी कृषि हो गया। अब देखते हैं अगला जो प्रश्न है, थोड़ा लंबे वाले क्वेश्चन है, चालवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में क्या अंतर है? दोनों में अंतर देख लेते हैं, जिसमें पहला एक तरफ चालवासी है और एक तरफ वाणिज्य पशुधन। पहला जो है चालवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है, जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए अपने पशुओं पर निर्भर करता है। इधर दूसरा जो होगा, अब चालवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। यह पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। दूसरा जो इधर होगा, पशुचारक पानी एवं चारागाहों की खोज में मैदानी भागों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। इधर क्या होगा, वाणिज्य पशुधन पालन के फार्म स्थायी होते हैं। ये फार्म विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं तथा संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। इसमें चाराई नियंत्रित होती है। अगला है तीसरा, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं जो वहाँ की जलवायु व प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल होते हैं। ठीक है ना। इधर होगा, वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार ही रखी जाती है। इधर चौथा जो होगा, पशुचारक ऋतुओं के अनुसार अपने पशुओं के साथ ऋतु प्रवास करते हैं। भारत में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया लोगों के समूह ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों की ओर तथा शीत ऋतु में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर आ जाते हैं। मतलब मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रीष्म काल में और शीत ऋतु में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्र में। इसी प्रकार टुंडा प्रदेशों तथा मरुस्थलों में भी ऋतु प्रवास होता है। इधर चौथा जो होगा, यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, बैल व घोड़े होते हैं। ओके, पांचवा जो प्रश्न है, पांचवा जो अंतर है, चालवासी पशुचारकों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। ये लोग दूसरे व्यवसायों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। पशुओं को मांस खाने एवं ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। यह उत्पाद वैज्ञानिक ढंग से संबंधित एवं डिंबाबंद कर विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। इसी में छठवां एक है, पशुधन पालन को वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करके पशुओं के प्रजनन, जननिक सुधार व बीमारियों को नियंत्रित कर उसके स्वास्थ्य पर जोर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये तो दोनों अंतर हो गया। अगर इन दोनों का विशेषता पूछी जाए तो अपना अलग अलग करके, किसी एक का विशेषता पूछा जाए तो अलग अलग करके, दोनों को पूछा जाए तो अलग अलग करके आप ये 5-6 पॉइंट जो हैं इनको आप विशेषता के तौर पर भी उपयोग कर सकते हैं। ओके, अगला जो प्रश्न है, रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं बताइए एवं भिन्न भिन्न देशों में उगाए जाने वाली कुछ प्रमुख रोपण फसलों के नाम बताइए। तो रोपण फसल की क्या विशेषता है? पहला है, रोपण कृषि एक फसली कृषि है। इसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही ध्यान किया जाता है। दूसरा, इस क्षेत्र में कृषि का आकार बहुत विस्तृत होता है। बागान व बाजार विकसित यातायात के द्वारा सुचारू रूप से जुड़े होते हैं। इस कृषि में अधिक उच्च प्रबंध, नौ पूंजी निवेश एवं तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि का आरंभ यूरोपीय साम्राज्यवादी देशों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कॉफी, कोको,
चाय, रबड़, कपास, गन्ना, केले एवं अनानास की पौधे लगाकर किया था। अगला जो है छठवां, रोपड़ कृषि सस्ते किंतु कुशल श्रमिकों के आधार पर की जाने वाली कृषि है। ओके। फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी और कोकोआ का पौधा लगाया था। ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं श्रीलंका में चाय के बाग, मलेशिया में रबड़ के बाग, पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना एवं केले के बाग विकसित किए। स्पेन एवं अमेरिका वासियों ने फिलीपाइंस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए। इंडोनेशिया में गन्ने की कृषि पर डचों, हॉलैंड वासियों का एकाधिकार था। ब्राजील में अभी भी कुछ कॉफी के बागान, जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है, यूरोप वासियों के नियंत्रण में है, किंतु वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामित्व इन देशों के नागरिकों अथवा सरकार के पास है। तो दोस्तों, ये रहा पार्ट 5 के प्रश्न उत्तर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, वीडियो को शेयर करिए, और यदि आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह आप मेरे चैनल से बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।